बेटा आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन पढ़ना है वैसे तो, बट उससे पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन देख के चलते हैं लाइफ प्रोसेस की। आपका फर्स्ट चैप्टर है ये बायो का, आई होप हो चुका होगा अब तक, काफ़ी हद तक हुआ है, कोई नहीं चलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? दीज आर द processes or events that are required to sustain or maintain life। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है? दीज आर द प्रोसेसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन और टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिंदा रहने के लिए प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है, वो सारे प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक यूनिसेल्यूलर और एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेंगे। यूनिसेल में फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है। मल्टी में हम अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमीबा की जो एक सेल है वो एक सेल ग्रो करती है, फिर रिप्रोड्यूस करती है, प्रोजेनी बनाती है और लोकोमोशन भी करती है। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो सेल वो परफॉर्म करेगी। क्या क्या परफॉर्म करेगी? ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो लोकोमोशन। मुझे कोई बताएगा लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं अमीबा के पास? उधर से बोलो आंसर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आप नहीं बताओगे? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स अमीबा के पास कुछ हैं? मूवमेंट में कुछ है क्या इसका जो मदद करता है इसको मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में? कुछ नहीं है ऐसा? बोलो भाई। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया नहीं होते अमीबा पे? होते हैं ना, प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो करता है, लोकोमोशन करता है। उसी की हेल्प से वो फूड कैप्चर भी करता है ना? हाँ चलो याद आ गया, वेरी गुड। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो अमीबा कर रहा है, अमीबा की सेल परफॉर्म कर रही है। इसी तरह से ये सेम एक्टिविटीज ह्यूमन भी परफॉर्म करते हैं। एक कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ, वो ग्रो करेगा कुछ टाइम तक, जिसकी ग्रोथ हमें विजिबल होगी, उसके बाद ग्रोथ बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। इन केस ऑफ एनिमल्स इनडिटर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो ह्यूमन में क्या होगा? ग्रोथ होगी, ग्रोथ फेज चलेगा। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज रिप्रोडक्शन होगा एंड देन लोकोमोशन की पावर भी है हमारे पास, हम एनिमल्स हैं, लोकोमोट तो करते ही है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है हमारा। तो ये तीनों एक्टिविटीज हम भी परफॉर्म करेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड लोकोमोशन। अब इन सब चीजों को करने के लिए what we need is energy। चाहे अमीबा की सेल हो चाहे हम हो, ये सारी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी। एनर्जी obtained from food। ठीक है, यही एनर्जी ये सारे काम कराएगी। अब फूड को लेने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड गेटिंग इट डाइजेस्टेड, उसके बाद एब्जॉर्ब होके उससे फिर वो एनर्जी लेने का जो प्रोसेस है, ये सब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में।
ठीक है, तो जो पहला लाइफ प्रोसेस आपका आता है दैट इज न्यूट्रिशन। ये फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हो जाता है। न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं हम? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड हो या हेटेरोट्रॉफिक मोड हो, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? फूड का इनटेक करेगा और उसके बाद वहां से उसके ब्रेकडाउन की वजह से उसको एनर्जी मिलेगी जिससे वो अपनी वेरियस लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। ठीक, अब ये न्यूट्रिशन के दौरान जो फूड कैप्चर किया गया, फूड लिया गया, ये फूड का ब्रेकडाउन अल्टीमेटली जाके बॉडी में होता है। अब एक प्रोसेस तो हम पढ़ते हैं इसमें डाइजेशन, एक प्रोसेस आता है रेस्पिरेशन। दोनों में ही ब्रेकडाउन हो रहा है। डाइजेशन में फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होकर उसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बाद जो एक और लाइफ प्रोसेस आएगा दैट विल बी रेस्पिरेशन। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन है। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड वो फूड यहां सिंपल फूड हो चुका था जो डाइजेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, उसकी बात कर रहे हैं हम रेस्पिरेशन में। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या चाहिए? एनर्जी तो चाहिए। अब जब इतना काम बॉडी में होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा, सेल के अंदर ये एक्टिविटीज होंगी, तो ब्रेकडाउन के टाइम पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट होंगे और बॉडी उन वेस्ट मटेरियल को रखेगी नहीं। दे शुड बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेशन हो। ठीक है, प्रोसेस का नाम आ जाएगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन process of elimination of nitrogenous waste from the body। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान वेस्ट जनरेट हुआ है, नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट हुआ है लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सब बॉडी से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये सब होगा उसको क्या हम कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। अब इन सब चीज़ों में ना ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें अपने आप से तो नहीं जाएंगी, वो किसी मीडियम में प्रेजेंट होंगी और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगी। ये सेम प्रोसेस हम में भी होगा और प्लांट्स में भी होगा। प्लांट्स में भी क्या होता है? फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक फोर्थ प्रोसेस होगा जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इसमें मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं जो ज़रूरी हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, या कहो कि हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमें या किसी और लाइफ फॉर्म को, प्लांट्स को, माइक्रोब्स को। ये सारे प्रोसेसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसकी सेल के अंदर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लेंगे डिटेल में दैट विल बी न्यूट्रिशन। तो नोट कर लो पहले एक बार।
डन हो गया ना? लिखो। प्रोसेस हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन। भी जैसे हमने डिस्कस किया, न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड। ठीक है, दो टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वी कैन डिफाइन एज द प्रोसेस in which organisms make their own food, अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये पावर किसके पास है? मम्मी मत बोल देना। प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो मोड कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स तो आपने जनरली पढ़ ही लिया, पर प्लांट्स के अलावा कोई और ग्रुप भी है क्या जो फोटोसिंथेसिस करता हो? काई इज इंक्लूडेड इन प्लांट्स। एल्गी जो है वो प्लांट्स का ही पार्ट है। बहुत ही बेसिक टाइप के प्लांट्स होते हैं, लेस एडवांस, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं। और कुछ प्लांट से अलग ग्रुप हो, काई जैसा ही हो, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इनका पुराना नाम होता है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो अब साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानी जाती हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, वेरी मच सिमिलर जो प्लांट्स करते हैं, हायर प्लांट्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही।
प्लांट्स में 5 ग्रुप्स आते हैं, एल्गी आती है प्लांट्स में ही, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, और हायर प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो ये काई जो है वो प्लांट्स में ही है, बहुत ही बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स में आते हैं, बट ये काई के जैसे दिखने वाले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं साइनोबैक्टीरिया। सारे प्लांट्स यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है, बट दोनों ही अपना खाना खुद से बनाते हैं, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मोड है इनके पास, सेल्फ डिपेंडेंट है, ये खुद से खाना बनाते हैं। ठीक, दूसरे कौन होंगे जिनके पास ये पावर नहीं है? दे आर, या द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन the organisms that are dependent on other organisms for food, अदर ऑर्गेनिजम्स में वो एनिमल्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं और प्लांट्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं, है ना। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंडेंट हैं फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, एंड द मोड इज नोन एज, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन is known as heterotrophic nutrition, right? ओके, अब ये हेटेरोट्रॉफिक काफी कॉम्प्लेक्स है, इसके भी और सब टाइप्स हैं, जैसे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज होलोजोइक। पहला टाइप क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड थर्ड वन इज पैरासिटिक, पैरासिटिक। ये 3 टाइप के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। फर्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक में द फूड इज टेकन इन, यस, swollen and digested, ठीक है। फूड अंदर लेके डाइजेस्ट कर लेता है ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इसमें अमीबा एंड ह्यूमंस, 2 कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। हम क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। दूसरा आता है इसमें सेप्रोफिटिक। दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट अपॉन डेड एंड डिकेइंग, सड़ी गली चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर टू ऑब्टेन एनर्जी या टू ऑब्टेन फूड, ठीक है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड में क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेप्रोफाइट है, वो सड़ी गली चीजों पे ग्रो करेगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेगा और उसको डिकम्पोज करते हुए वहां से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये कॉमन एग्जांपल इसका क्या होगा सेप्रोफाइटिक का? फंजाई, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया आल्सो, ठीक है। सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब बेसिकली वो डिकम्पोजर्स होते हैं। नहीं, वो स्कैवेंजर्स में आएंगे, सफाई कर्मी, जो वल्चर होंगे ना वो साफ करने आते हैं, डेड बॉडीज को सफाचट कर जाते हैं,
हेटरोट्रॉफ्स में ही आएंगे वो भी, बट वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो निगल रहे हैं फ्लैश को, खा रहे हैं, अपने अंदर आके उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड मोड आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे फूड को लिया, डाइजेस्ट किया, उससे एनर्जी ली। सेप्रोफिटिक मोड में क्या किया, बाहर एक डेड मटेरियल है, चाहे वो एक डेड एनिमल बॉडी पड़ी हो या डेड बॉडीज ऑफ एनी प्लांट पार्ट पड़ा हो, कुछ भी इस तरह की चीजें, डीकेइंग पार्ट पड़ा है, वहां से ये फंजाई क्या करती हैं, अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम्स रिलीज करती हैं और बाहर उस डेड मटेरियल को डाइजेस्ट करके उसका एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो वो हुआ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट, वो क्या करेंगे, दीज ऑर्गेनिजम्स आर dependent upon living host की बॉडी पे डिपेंडेंट है ये, और उससे न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं और वो लिविंग होस्ट की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी बॉडी के साथ अटैच्ड हैं, ऊपर या अंदर दोनों ही तरीके से, वो हम पैरासाइट की क्लासिफिकेशन में देखेंगे अभी, और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कवर्ड अंडर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको नोट करो। Done? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासाइट कहलाता है, जो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहां पर पैरासाइट और होस्ट का इंटरेक्शन होता है। सेप्रोफिटिक में क्या था, सेप्रोफिटिक में डेड बॉडी से न्यूट्रिशन लिया जा रहा था, ठीक। पैरासिटिक मोड में जो होस्ट होगा, जहां से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, वो लिविंग होना जरूरी है,
क्योंकि पैरासाइट पूरी तरह से डिपेंडेंट है होस्ट पे। अगर ये होस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा तो अल्टीमेटली नुकसान इसको मिलेगा। नुकसान इन द सेंस कि अगर उसको मार देगा तो फिर खुद ही मरेगा, उसका होस्ट तो गायब हो गया ना, नया होस्ट ढूंढेगा। कितना स्ट्रगल है, तो उतना स्ट्रगल नहीं करना इसको, ठीक है। इतना फायदा लेगा कि बस ये जीता रहे, बिल्कुल खत्म ना हो जाए। ऑल्दो इसको हार्म तो पहुंच रहा है, इसके नाम का न्यूट्रिशन किसी और को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये जो पैरासाइट है, होस्ट तो रहेगा इसके लिए लिविंग। पैरासाइट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक पैरासाइट वो जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रह के न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और एक वो जो बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो पैरासाइट्स कैन बी डिफाइंड एज एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। दो तरह के पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक तीसरे तरीके के पैरासाइट होते हैं, वो आप लोग हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, अभी सेल्फ डिपेंडेंट थोड़े ही हो, बदले में फ़ायदा वैसे कुछ खास दे नहीं रहे हो, तो पैरासाइट ही नहीं हुए। अच्छे नंबर ला के दो उन्हें, तो उन्हें फ़ायदा हो, तो उन्हें समझ में आए। चलो मजाक की बात है। एक्टोपैरासाइट्स present on the surface of host body, ठीक है। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्टोपैरासाइट में लीच एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। लीच, इट्स लीच नॉट नीच। लीच क्या है तुम बता दो, चलो आज ही लीच बताओ क्या होता है। हाँ, पानी में रहता है ना, वहाँ भी मुझे लगा था सीधा आंसर आएगा हिंदी में, एक लाइन में बस एक वर्ड आ जाएगा हिंदी का, जोंक। जोंक देखी है? अरे बच्चों ने जोंक ही नहीं देखी है ना। चलो बारिश के दिनों में तो खूब दिखती है, आ जाती है बाहर, घूमती फिरती रहती है फर्श पे, एक पीछे से चिपकी सी लाइन बना के चलती है। अपर साइड ब्राउन कलर की है, नीचे बिल्कुल ऐसा पेल कलर रहता है, बड़ी सॉफ्ट सी बॉडी वाली होती है। अभी भी नहीं समझ में आया? एनिमल्स की बॉडी पे चिपक जाती है, उतारनी मुश्किल हो जाती है। अब आया ना? हाँ, वेरी गुड। तो लीच एक एग्जाम्पल है। ये अपने होस्ट की बॉडी पे सरफेस पे अटैच हो जाएगी और वहां से न्यूट्रिशन लेगी, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। दीज आर सेंगवीवोरस, ब्लड सकिंग होती हैं। और एक ट्रीटमेंट भी होता है, एक थेरेपी होती है जिसमें लीच का यूज किया जाता है, वहां से वो गंदे खून को हटाने के लिए, है ना। बॉडी पार्ट पे अगर कोई इस तरह से इंजरी हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए एक थेरेपी में भी यूज की जाती हैं लीचेस। तो लीच एक एग्जांपल हो गया एक्टोपैरासाइट का। उसके अलावा आपने डॉग्स में, कैट्स में देखे होंगे या सुने होंगे अबाउट टिक्स, है ना। तो टिक्स भी क्या है, इसी में आएंगी। लीच हो गया, टिक्स हो गया, हेडलाउस, जुएं, ये तो सुना ही होगा, है ना। सुनने में ही आता है, आजकल देखने में कम मिलती हैं। लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं अपनी हाइजीन के प्रति। चलो, तो ये सब क्या है, ये होस्ट के बॉडी पे रह के न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये सब आएंगे एक्टोपैरासाइट्स में। अब एंडोपैरासाइट ऑन द अदर हैंड, दे आर द पैरासाइट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी। द पैरासाइट्स दैट आर प्रेजेंट inside the body of the host, और वहां रह के न्यूट्रिशन ले, राइट। एग्जाम्पल, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि टीनिया सोलियम एक पैरासाइट है, टेपवॉर्म कहते हैं जिसको, वो हमारी बॉडी में मिलेगा। मलेरिया का पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट विच इज प्लाज्मोडियम, ये हमारी बॉडी में रहता है ना। ये दो कॉमन एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं इसके लिए। एक हो गया टेपवॉर्म और एक हो गया प्लाज्मोडियम।
ठीक है, तो दिस इज अबाउट टाइप ऑफ पैरासाइट्स. हाँ, अभी आएंगे इसमें. एक स्पेशल केस और पढ़ो, पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है, खुद एक पैरासाइट है, दूसरा प्लांट उसके लिए होस्ट होगा और वहां से न्यूट्रिशन लेगा. प्लांट्स की प्रॉपर्टी तो फोटोसिंथेसिस करने की है, बट ये पैरासिटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे. फिर तो एग्जाम्पल इसमें हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी कास्क्यूटा. ठीक है, ये न्यूट्रिशन, वाटर, फूड जो भी है अपने होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करता है. अमर बेल कहते हैं इसको हिंदी में. कभी आपने देखा होगा किसी काफ़ी टॉल से प्लांट के ऊपर बारीक बारीक लाइट ग्रीन से कलर की, बहुत ही मतलब लाइट ग्रीन भी नहीं कहेंगे उसको, पेल येलो सा कलर हो जाता है उसका, ऐसे पूरा जाल जाल भरा रहता है एक पेड़ के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा कवर कर लेता है होस्ट प्लांट को. दैट इज कास्केटा, पैरासिटिक प्लांट. द नेक्स्ट थिंग जो अब डिस्कस करेंगे हम दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. अभी डिटेल में आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करना है, उसमें अमीबा का और ह्यूमन बीइंग का ये डाइजेशन पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले अमीबा के लिए ये नोट हो गया बच्चों? ठीक. So it is nutrition in amoeba यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. पहले तो अमीबा के लिए मुझे बता दो जरा, अमीबा में एक सेल है या बहुत सारी सेल मिलके बनाती है अमीबा को? एक सेल है यानी यूनिसेल्युलर है. यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक होगा या प्रोकैरियोटिक होगा? यूकैरियोटिक होगा. यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक. इसके पास एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, सारे लाइफ प्रोसेस एक ही सेल के द्वारा होंगे. स्टेप्स. पहला स्टेप होता है इसमें इंजेशन, दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ one is assimilation and next is who said excretion?
इंजेशन, इंजेशन तो हो गया, इजेशन एलिमिनेशन होता है ना, इजेशन ये इनटेक है, ये एलिमिनेशन है, ठीक है। एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे यहाँ पे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब वेस्ट का एलिमिनेशन होता है उसको एक्सक्रीशन नहीं कहा जाता, उसको इजेशन कहा जाता है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए हम एक्सक्रीशन वर्ड यूज करेंगे, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अगर आप अपने केस में रिलेट करके देखो, यानी किडनी का सिस्टम होता है, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। इंजेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। अब ये जो फूड इनटेक हुआ है ये दो तरीके से हो सकता है। अगर फूड है सॉलिड तो हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। अगर फूड सॉलिड है जो इनगल्फ किया जा रहा है तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस। अगर ये है लिक्विड तो प्रोसेस का नाम आ जाएगा पिनोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी कह सकते हैं और इसको हम सेल ड्रिंकिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका इंजेशन ऑफ फूड, इसने फूड को एनगल्फ किया। डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। इरेगुलर सी शेप का अमीबा है जिसके पास उसका न्यूक्लियस भी है, सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसके पास एक यूकैरियोटिक सेल है। इस सेल के नियर बाय विसिनिटी में ये फूड पार्टिकल था, ठीक है। तो अब क्या करना है, इंजेक्शन करना है। इंजेक्शन के लिए जैसे ये प्रोसेसेस आपको यहां दिख रहे हैं इनको कहा जाएगा स्यूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया अंदर जब प्रोटोप्लाज्म है उसके मूवमेंट यानी साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से सूडोपोडिया विल मूव टुवर्ड द फूड पार्टिकल। इस स्टेप में कुछ ऐसा होगा और ये फूड पार्टिकल काफी ज्यादा क्लोज हो जाएगा इसके अमीबा की सेल के, ठीक है। यहां पे जो ये कैविटी सी जनरेट हुई है, कैविटी जनरेट हुई है ना, इस कैविटी का नाम हो जाएगा वेसिकल। वेसिकल बन जाएगा, एक कैविटी जनरेट हो जाएगी। वो कैविटी धीरे धीरे ऐसे कैप्चर करेगी इस फूड को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बिल्कुल ऐसे फूड अंदर एक वैक्यूल में आ चुका होगा, ठीक है। यही तो प्रोग्रेशन होगा इसमें। जहां इसका फूड था ये फूड की तरफ मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया ने हेल्प करी। उसके बाद यही सूडोपोडिया फूड को कैप्चर करने में मदद करेंगे, उस पर ग्रिप बनाने में मदद करेंगे, उसको फिर इनगल्फ कराएंगे। तो यहां पे बन जाएगा फूड वैक्यूल। क्या बनेगा ये, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर इसकी मेम्ब्रेन ने किसको एनक्लोज कर लिया है, फूड पार्टिकल को एनक्लोज कर लिया है, ठीक है। अब इसी सेल के पास लाइसोसोम भी होते हैं। लाइसोसोम सुन रखा है इसके बारे में? लाइसोसोम्स में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। किसी भी बायोमॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम, लाइटिक एंजाइम उसमें होंगे। ये लाइसोसोम है यहाँ पे। जैसे ही इधर फूड वैक्यूल बनेगा सेल का लाइसोसोम भी जाके इसके साथ मर्ज हो जाएगा। फूड वैक्यूल का दूसरा नाम हो जाता है फेगोसोम। क्या हो जाएगा, फेगोसोम, ठीक है। फेज मतलब टू ईट, सोम मतलब सोमा से आया है वर्ड, बॉडी से। एक ऐसी बॉडी जिसका इसके अंदर फूड है और ये फूड ईटिंग का प्रोसेस चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फेगोसोम बना, इधर लाइसोसोम है। इन दोनों के फ्यूजन से एक कॉमन वैक्यूल बनेगा जिसको कहेंगे फेगोलाइसोसोम। इन दोनों की यूनियन से जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा फेगोलाइसोसोम।
लाइसोसोम। इसका मतलब इस फूड वैक्यूल के अंदर अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ चुके हैं। फूड वैक्यूल के अंदर क्या आ चुके हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ चुके हैं। अब फूड में जो भी फूड मटेरियल था उसका डाइजेशन होना है, उसका ब्रेकडाउन होना है कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल में। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए था? लाइटिक एंजाइम्स चाहिए थे, जो किसने दिए? लाइसोसोम ने दिए। ठीक है, तो अब यहां पर ये प्रोसेस हुआ आपका सारा का सारा इंजेशन का। इंजेशन ही तो हुआ है सारा, फूड को अंदर ले लिया गया सेल के, दैट इज इंजेशन। अब आएगा डाइजेशन, तो लाइसोसोम के इसके साथ ज्वाइन होते ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब फूड डाइजेस्ट होगा तो फूड का ब्रेकडाउन होगा, जब वो फूड टूटेगा, टूटने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, सेल एब्जॉर्ब करेगी उसके जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको, ठीक है, उसको यूज करेगी, यानी कि एसिमिलेशन होगा, और फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसका एलिमिनेशन होगा। तो 3 स्टेप में साथ ही लिख रही हूं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, इसमें ये जो अमीबा है इसके अंदर ये फेगोलाइसोसोम बन चुका था। फेगोलाइसोसोम ने फूड का ब्रेकडाउन करा दिया है। ठीक है, इस फूड का जब ब्रेकडाउन हुआ तो फूड से, डाइजेस्टेड फूड से ये एब्जॉर्प्शन करके न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं सेल ने। प्रोसेस का नाम आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, और फिर वो उसको यूटिलाइज करेगा अपने काम के लिए, प्रोसेस का नाम आ जाएगा एसिमिलेशन। ये 3 काम हुए। अब लास्ट का एक स्टेप बचता है, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ये जो यहाँ पे फूड वैक्यूल बना था जिसमें डाइजेशन हुआ है, अब जब इसके अंदर काम की चीजें बची ही नहीं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा है, तो वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट वापस से मेम्ब्रेन की साइड में जाएगा और मेम्ब्रेन के साथ ये वाला फ्यूज करेगा वैक्यूल, और फ्यूज होते ही जो भी इसके अंदर बचा हुआ वेस्ट था, अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, वो कहाँ एलिमिनेट हो जाएगा? बाहर की तरफ। इससे वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। दिस इज द न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इधर है। प्रोसेस का नाम आ जाएगा इजेशन। इनको लिख लो, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, एब्जॉर्प्शन, absorb of food। कैसा फूड? digested by the cell। इसका मतलब है यूटिलाइजेशन, और ये एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ठीक है, दीज आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा।
हो गया बेटा? इस क्लास की लड़कियां बहुत स्लो हैं। मैं रब कर दूं, गर्मी हो रही है। Okay, now coming to the next one. डायग्राम बेटा बहुत सुंदर एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बड़ा अच्छा डायग्राम। वैसे मेरा ज़्यादा अच्छा है। अभी हमको पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमन, क्योंकि अभी हम होलोजोइक की बात कर रहे हैं यानी हेटेरोट्रॉफिक की बात कर रहे हैं, तो एक बार वही करते हैं, उसके बाद में फिर हम प्लांट्स का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, अमीबा को हम हर्बीवोर में काउंट करते हैं, कार्निवोर में काउंट करते हैं या ओमनीवोर में काउंट करते हैं? अमीबा ओमनीवोर, अमीबा ओमनीवोर है ना? वो बहुत सारे टाइप्स के फूड मटेरियल को इनगल्फ कर सकता है, बीट अ प्लांट, एनिमल, माइक्रोब ना, वो सब कुछ ले जाता है, खा जाता है, तो ओमनीवोर है। ह्यूमन क्या है? ओमनीवोर है। यहाँ पे भी बेटा स्टेप्स वही हैं। स्टेप्स क्या क्या होंगे? सेम, इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन यानी सिंपल फॉर्म में जो फूड आ चुका है उसको एब्जॉर्ब करना बाय द इंटेस्टाइन, एसिमिलेशन, यूज ऑफ दैट फूड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, एसिमिलेशन, एंड फाइनली एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, दैट इज इजेशन। तो प्रोसेस वही है जो बिल्कुल अमीबा में हमने अभी पढ़ा, बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास प्रॉपर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है इसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? तो अभी हमको जो डिस्कस करना है डिटेल में, दैट इज डाइजेस्टिव
सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में व्हाट इज देयर इज एक एलिमेंट्री कैनाल है हमारे पास, ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये मिलके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं। अगर हम सीक्वेंस की बात करें एलिमेंट्री कैनाल, जितना भी ट्यूब्युलर पोर्शन है, ट्यूब्युलर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज द एलिमेंट्री कैनाल। सीक्वेंस, सबसे पहले माउथ, माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फूड कहाँ जाएगा, भी फूड हमने माउथ में लिया, बक्कल कैविटी में पहुंचा, ओरल कैविटी में पहुंचा, वहां से फूड कहाँ गया, ईसोफेगस में यानी फूड पाइप में, हाँ ईसोफेगस, ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो कहाँ खाना लेके जाएगा, स्टमक में, स्टमक, स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट ओपनिंग इज एनस। लार्ज इंटेस्टाइन है सीकम, कोलन, रेक्टम, 3 पार्ट्स, उसके बाद लास्ट ओपनिंग इज एनल ओपनिंग। सो वी हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, कंप्लीट टाइप। कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जहां पर देर आर 2 सेपरेट ओपनिंग्स फॉर द इनटेक ऑफ फूड एंड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। उस तरह के सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सो वी हैव माउथ फॉर टेकिंग फूड इन एंड एनल ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ द फीकल मैटर और एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, राइट। तो ये सब सीक्वेंस हो गया। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या होंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, असेसरी ग्लैंड्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स, कितने, 3 pairs, 3 pairs of salivary glands, और we have liver, we have pancreas, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये अपने सिक्रीशंस पोर करेंगे जिनकी वजह से डाइजेशन हो पाएगा।
कुछ अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं माउथ के। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है माउथ। तो माउथ क्या है? माउथ हमारा बॉडी के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। ये जो हमारी साइड है वेंट्रल साइड है, ये जो बैकबोन वाली साइड है हमारी डॉर्सल साइड है बॉडी की। तो वेंट्रल साइड पे माउथ प्रेजेंट है। इट इज द ओपनिंग दैट इज मेंट फॉर द इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, अब ये एरिया कुछ ऐसे है। ये नोज है, नोज में नॉस्ट्रल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स। दिस इज द नेजल चैम्बर। और यहां पे जो ओपनिंग्स होंगी, ये वाला एरिया, ये इंटरनल नॉस्ट्रल है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ये जो थ्रोट का रीजन होता है, रीजन नॉट एन ऑर्गन, एक एरिया, उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स सुना होगा आपने नाम, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ रीजन, कॉमन रीजन, जहां ओपनिंग आके खुलती है नेजल पैसेज से, नेजल चैम्बर से, और ओरल कैविटी से भी। ठीक है, अब इनसाइड दिस माउथ जो कैविटी होगी एनक्लोज्ड विद इन आवर चीक्स, उसको हम कह रहे हैं बकल कैविटी, जिसके फ्लोर पे वी हैव टंग, अ हाईली मस्कुलर वेस्कुलर स्ट्रक्चर नोन एज टंग। टंग तो है बॉटम पे प्लेस ऐसे फ्लोर पे। इस ओरल कैविटी को, ये कैविटी क्या कहलाएगी? बकल कैविटी। बकल कैविटी और नेजल कैविटी, ये भी एक स्पेस हो गया, ये भी एक स्पेस हो गया। इसको एक स्ट्रक्चर ने आपस में अलग करके रखा हुआ है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पैलेट। अपनी टंग को रूफ ऑफ द बकल कैविटी पे लगाओ। जस्ट स्टार्ट करो जहां टीथ है वहां से शुरू करके थोड़ा सा पीछे की तरफ रोल करो। ये जो पूरा क्या बना हुआ है, रूफ, मैंने शायद ये रूफ बोला था, दिस इज द फ्लोर। फ्लोर पे है टंग, और इसकी रूफ किससे बनी हुई है? पैलेट से। तो जब हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं टंग की मदद से, तो हमको जो शुरू का पार्ट है जो टीथ के क्लोज है, वो काफी रफ महसूस होता है और हार्ड महसूस होता है ना, थोड़ा ऐसे रिजेस वाला है, रफ अपीयरेंस है। और जैसे जैसे आप उसको अंदर की साइड लेते जाएंगे, वहां पे क्या है? सॉफ्ट पैलेट आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो पैलेट का एरिया है, दिस पैलेटाइन एरिया, इट separates two openings or two chambers. One is the buccal cavity, another one is the nasal cavity. Nasal cavity या nasal chamber is meant for the entry of air. This buccal cavity is meant for the entry of food. ठीक है, तो ये दोनों चैम्बर्स को सेपरेट करने वाला हो गया पैलेट। और पैलेट में जो शुरू का पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, दैट इज हार्ड पैलेट, और बाद वाला सॉफ्ट पैलेट। पैलेट पे भी काफी हद तक टेस्ट बर्ड्स होती हैं। तो पैलेट डिफरेंस तो कर ही रहा है इन दोनों के बीच में, सेपरेशन का काम कर रहा है, थोड़ा बहुत टेस्ट परसेप्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ शुरू वाला एरिया हाईली रिजेस वाला होगा, थोड़ा सा ऐसा वेवी अपीयरेंस में होगा, और बाद में ऐसे स्मूथ अपीयरेंस होगी। और लास्ट में जाके यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में इस पैलेट के एक हैंगिंग पार्ट ऐसे होता है। कभी कार्टून्स में देखते हैं तो कोई कार्टून चिल्ला रहा होता है तो उसके गले की घंटी सी दिखती है ना। दिस इज यूव्यूला। अब फंक्शन क्या है इस यूव्यूला का? ये मूव करेगा जब जब हम खाना लेंगे। भाई ये कैविटी खाने के लिए है, ये कैविटी हवा के लिए है। कहाँ जाना है इनको? इनको जाना है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ट्यूब्स में। अगर हम देखते हैं नेक के सामने वाले पोर्शन पे, यहाँ there is a pipe known as, आगे आगे की तरफ, आगे ये ट्रेकिया, ट्रेकिया, दिस इज द विंड पाइप। वोकल कॉर्ड तो इसके ऊपर बैठी है यहाँ पे, ये रही वॉइस बॉक्स में। ट्रेकिया और विंड पाइप, ठीक है, ट्रेकिया या विंड पाइप है सामने। जो इसके जस्ट बैक साइड में है वो है ईसोफेगस, और उसके पीछे यानी डॉर्सल साइड पे ये है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी है बैक साइड पे। तो हमारी ये जो गर्दन है ना, इसमें दो पाइप्स हैं। आगे की तरफ वाला पाइप हवा के लिए है, बीच वाला पाइप खाने के लिए है। हवा वाले पाइप को क्या कहेंगे? ट्रेकिया, विंड पाइप।
और फूड वाले पाइप को फूड पाइप भी कहेंगे और ईसोफेगस भी कहेंगे। सो ये क्या है? ईसोफेगस। अब खाना यहां से यहां जाना है ना? हवा कहां से कहां जानी है? हवा यहां से यहां जाएगी, तो क्रॉसिंग हो रही है ना दोनों ही चीजों की, फूड की और एयर की क्रॉसिंग हो रही है। एक फ्लैप तो यहाँ पे है जो इस क्रॉसिंग के टाइम पे मदद करता है कि चीजें मिक्स ना हो, ऐसा ना हो कि हम खाना खाएं और वो विंड पाइप में चला जाए। ऐसे ही ये जो यूवुला है ये भी हेल्प करता है कि जब हम खाना स्वोलो कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नेयर्स वाले एरिया को क्लोज कर दे, ये इसको ओवरलैप करेगा। जब ये पार्ट कवर हो गया तो हवा की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हवा अंदर आते ही हवा कहाँ जाएगी? अपने पाथ पे, और अगर वो इधर जाएगी तो वो फूड को भी लेके चली जाएगी ना। इधर से फूड जा रहा है, फूड को जाना है फूड पाइप में, ठीक। अगर ये यूवुला बंद नहीं होगा, इस पार्ट को बंद नहीं करेगा, तो एयर भी तो एंटर कर रही है और दोनों चीजें आपस में क्रॉस करेंगी। हो सकता है सम अमाउंट ऑफ फूड कहाँ चला जाए? बजाय ईसोफेगस के कुछ थोड़ा सा अमाउंट विंड पाइप में चला जाए। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस। थोड़ा सा भी कुछ अमाउंट ऑफ फूड अगर या कोई भी पार्टिकल अगर हमारे फूड इसमें विंड पाइप में जाता है, एकदम प्रोसेस कैसा हो जाता है चॉकिंग का, हम खांसने लगेंगे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है जब तक वो चीज़ बाहर नहीं आती, ऐसे एलिमिनेट नहीं होती है ना। तो तभी तो बोलते हैं खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, और अगर बोल रहे हो तो बोल ही लो, फिर खाना मत खाओ उस टाइम। दोनों चीज़ें मिक्स करोगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये यूवुला क्या करेगा? वाइल वी swallow द फूड इट विल क्लोज द एंट्री ऑफ एयर, यानी ये इंटरनल लेयर्स को क्लोज करके रखेगा, राइट। तो ये पार्ट कहाँ चलेगा? ये बकल कैविटी में ऐसे फूड आया और अंदर की तरफ इधर ईसोफेगस में आ गया। अब इस बकल कैविटी में क्या क्या चीजें हैं? इस बकल कैविटी में दांत हैं, टीथ हैं। इस बकल कैविटी में टंग है टेस्ट के लिए। इस बकल कैविटी में ही सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो तीन चीजें बकल कैविटी के साथ ही एसोसिएटेड हैं, यानी माउथ के साथ एसोसिएटेड है। वो तीनों चीजें फिर हम यहीं कवर करते हैं अभी। जस्ट इमेजिन ये ओपन माउथ है, ऐसे वाइड ओपन, तो ऊपर भी डेंटिशन है, ऊपर वाले जॉ में, नीचे वाले जॉ में भी डेंटिशन है, मतलब दांत हैं। हमारे दांत क्या सारे एक टाइप के होते हैं? अलग अलग टाइप के हैं ना। तो हम जो होते हैं हम हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ या टीथ्स? टीथ ऑलरेडी प्लूरल है, सिंगुलर क्या है? टूथ। हाँ कुछ तो है, बिल्कुल, क्यों नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारे इंसीजर है, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है, फिर मोलर है। इस तरह से दांतों का अरेंजमेंट है और हर एक दांत का अपना अलग काम है। जैसे इंसीजर का काम क्या होगा? कटिंग का, काटने का। जो सामने वाले हमारे ब्रॉड टीथ होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, सबसे पहले यही आते हैं लाइफ में, है ना। तो हमारे पास 4 यानी 2 अपर जॉ में 2 लोअर जॉ में इंसीजर्स हैं। उसके बाद साइड में शार्प कैनाइन्स 1 1 1 1, टोटल 4 है ना। 4 कैनाइन्स होंगे। कैनाइन का फंक्शन क्या है? स्पेशली टीयरिंग का, टीयरिंग है ना, फाड़ने का, ऐसे टीयर करने का काम होगा। तो इंसीजर्स का काम कटिंग करने का है, कैनाइन्स का काम टीयरिंग का है। हम में तो इतने ज्यादा शार्प नहीं है, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनमें देखो कितने शार्प होते हैं। कैनाइन ही शार्प है क्योंकि वो मतलब उनको तो फ्लैश टीयरिंग का मेन काम है उनका, ठीक है। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर, ये ग्राइंडिंग का काम करेंगे, चबाने का काम करेंगे। इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ब्रॉड से स्ट्रक्चर के हैं, इस तरह से इनमें कस्प होते हैं। अगर ये दांत है तो ये इस तरह से डिप्रेशन और उधर पूरा ऐसे कस्प वाला होगा, ऊपर से भी जो आएगा वो इसमें फिट हो जाएगा और पूरा खाना इसके बीच में ग्राइंड हो जाएगा। तो ये कटिंग टीथ है इंसाइजर्स, कैनाइन आपके टीयरिंग टीथ है और प्रीमोलर मोलर आपके ग्राइंडिंग टीथ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टंग है, अच्छा एक लिख लेते हैं, डेंटल फॉर्मूला लिख लो यहीं पे, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला इन्फेंट और अडल्ट्स में अलग अलग होता है। 2102 2102।
हम जब भी देखते हैं डेंटिशन की बात जब हम करेंगे डेंटल फॉर्मूला की, अपर जॉ में से हाफ काउंट करते हैं, लोअर जॉ में से हाफ काउंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, हाँ हाफ इधर से करेंगे हाफ इधर से काउंट करेंगे। 2102 इन्फेंट का हो गया। टोटल हमारे पास 20 टीथ होते हैं इन्फेंट कंडीशन में। ऐसे ही अडल्ट में आ जाएगा 2123 टोटल आ जाएंगे 32 टीथ। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज टंग। मस्क्यूलर स्ट्रक्चर present at the floor of buccal cavity। बकल कैविटी के फ्लोर पे एक हाईली मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कहा गया है टंग। अब टंग किस किस चीज में मदद करती है? यस, हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड, यानी फूड को मॉइस्ट बनाने का काम करेगी ये। फिर सबसे मेन काम टेस्ट परसेप्शन। टेस्ट परसेप्शन, और टेस्ट की जब बात करते हैं, यहां ऐसे ड्रॉ करो, दिस इज द टंग। टंग के जो बैक साइड वाला एरिया होता है, दैट जोन इज मेंट फॉर परसेप्शन ऑफ बिटर टेस्ट। जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है, इट इज मेंट फॉर स्वीट। यहां साइड में ओवरलैपिंग पार्ट्स होते हैं, ये एरिया सॉल्टी के लिए है, ये सॉर के लिए है, खट्टे के लिए है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं ऑन दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर विच हेल्प अस टू टेस्ट द फूड। फूड के वो जो टेस्टी एलिमेंट्स होते हैं उनको चखने में ये हेल्प करती है। और कुछ फंक्शन होगा इसका? सलाइवा को मिक्स कर दिया फूड के साथ, फूड को मॉइस्ट कर दिया, टेस्ट में इसने हेल्प कराई, टेस्ट के लिए यही मेन है। और कुछ? हाँ बताओ, क्या चीज? इट हेल्प अस टू स्वोलो द फूड, फूड को अंदर ले जाने में मदद करेगी, राइट? हेल्प्स इन swallowing of food और acts as natural toothbrush। हर टाइम हमारी टंग इधर उधर कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रही होती है। हम वैसे तो इसको ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी हमारी जीभ पे कोई कट लग जाए तब हमें वो बार बार दुखता है, क्योंकि वो दुखता तब है जब हमारी जीभ मूव कर रही होती है, इधर उधर टंग मूव कर रही होती है। ये नॉर्मली भी मूव करती है, हम फील नहीं करते इतना। तो ये दांतों पे इधर उधर ग्रूमिंग सेशन इसका चल रहा होता है, दांतों की साफ सफाई में लगी रहती है, कभी रेस्ट पे नहीं रहेगी। जब हम चुप भी होंगे, नहीं बोल रहे होंगे, तो भी ये घूम फिर रही होगी इधर उधर। ऑब्जर्व करना कभी। और भी कुछ नहीं, इसमें हल्के हल्के ऐसे ऐसे मोशंस, या कभी इधर दांत पे अटक रही है, कभी उधर अटक रही है, ये चीज चलती रहती है। कहीं कुछ भी हल्का सा भी दांत में फंसा होगा, एकदम ये एक्शन पे पहुंच जाएगी कि निकालो इसको, और जब तक वो नहीं निकलेगा ये वहीं रहती है ना। और हेल्प्स इन
स्पीच, भाई बोलने में तो मदद करती है। Yes, ma'am. टंग का ही अटैचमेंट देखो, फ्लोर पे मतलब टीथ पे अटैच हो रही है तो किस तरह के साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, रूफ पे अटैच हो रही है तो कैसा साउंड आ रहा है। हर एक जब भी हम बोलते हैं अलग अलग टाइप के साउंड हमारे आते हैं तो वो सब में तो हेल्प करती है, बोलने में मदद कर रही है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। इधर इरेज कर दूं ये वाला पार्ट। अभी जो तीसरी चीज बकल कैविटी में है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर हैं। एक है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और तीसरे हैं सब लिंगुअल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसमें से जो लार्जेस्ट है वो पैरोटिड है। पैरोटिड कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द ईयर लोब, यहाँ पैरोटिड ग्लैंड है ईयर लोब के जस्ट नीचे। सब मैक्सिलरी और ये सब मैंडिबुलर भी उसको कह सकते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ, ठीक है। और सब लिंगुअल लिंगुआ के नीचे, लिंगुआ इज फॉर टंग, टंग के बेस पे नीचे की तरफ, ठीक है। दिस वन इज द लार्जेस्ट, दिस वन इज द मीडियम साइज और ये स्मॉलर। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? बिलो द ईयर लोब, ये जॉज की साइड पे मौजूद होंगे यहां, ठीक है, और ये बिलो द टंग। इधर से जो सिक्रीशन है वो स्पेशली वाटर उसमें बहुत ज्यादा है। सलाइवरी अमाइलेज यहां प्रेजेंट है, लाइसोजाइम यहां प्रेजेंट है। ये वाले जो ग्लैंड्स होते हैं ये स्पेशली म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस है ना, स्टिकी सा जो सिक्रीशन होता है वो म्यूकस है, वो इनके द्वारा प्रोड्यूस होगा। और वाटरी सिक्रीशन जो होगा वो सबसे ज्यादा जो सलाइवा में वाटर है वो इस वाले ग्लैंड की वजह से होगा, ठीक है। Salivary glands are the type of exocrine glands. Exocrine glands that pour their secretions through ducts. तो सलाइवरी डक्ट के थ्रू इनके सिक्रीशन आएंगे अपनी रेस्पेक्टिव साइट पे और सलाइवा सिक्रीट होगा बकल कैविटी के अंदर। इन सब के सिक्रीशंस मिलके क्या बनाएंगे? सलाइवा बनाएंगे। और सलाइवा का काम क्या क्या होगा? सलाइवा कंटेन दिस सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो क्या कराएगा? शुगर को डाइजेस्ट करेगा। यानी सबसे पहले जो स्टेप होता है डाइजेशन का, इट स्टार्ट्स विद इन द बकल कैविटी।
विद द हेल्प ऑफ सलाइवा और सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो पहला डाइजेशन का स्टेप यहाँ होता है, उसके बाद आगे चल के स्टमक में और इंटेस्टाइन में होगा। लाइसोजाइम, ये क्या है? लाइटिक एंजाइम है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन रखता है लाइसोजाइम। हमारे सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल एक्शन है और यही लाइसोजाइम हमारे टीयर्स में भी मौजूद है, जिसकी वजह से हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा पा रहे हैं। तो ये लाइसोजाइम क्या है? ये जर्म किलिंग एक्शन रखेगा। फूड के अंदर अगर कोई जर्म होगा तो उसको किल करने का काम लाइसोजाइम का होगा। ठीक है, तो इसका जर्मीसाइडल एक्शन होता है। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। तो डाइजेशन स्टार्ट्स वेरी सून व्हेन द फूड इज इन माउथ। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एक्शन वाला एंजाइम है दैट विल हेल्प टू किल द जर्म्स इफ एट ऑल दे आर प्रेजेंट इन द फूड। अब हर बार तो हम जर्म्स वाला फूड नहीं खाते ना, लेकिन अगर है तो फिर ये हेल्प कराएगा, हमको बचाने में हेल्प करेगा। नोट डाउन कर लिया बेटे? गर्ल्स का न्यूट्रिशन पुअर है, न्यूट्रिशन पुअर है तो एनर्जी पुअर है, एनर्जी पुअर है तो अच्छा ठंड में हाथ नहीं चल रहे हैं तुम्हारे? गर्मी में भी ना चलते? लिखते हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। माउथ से फूड कहाँ पे पहुंचा? ईसोफेगस। अब ईसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। द वॉल ऑफ द ईसोफेगस, द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इसके अंदर क्या है? म्यूकस लेयर है। तो अब जैसे ही फूड अंदर आएगा वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है सलाइवा के साथ मिक्स होके। फूड जिस प्रोसेस के थ्रू फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है उसका नाम क्या है? एक रिदमिक मूवमेंट है जिसके थ्रू फूड जाता है फूड पाइप के थ्रू, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस। तो ईसोफेगस में जब फूड जाएगा एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा वॉल ऑफ द ईसोफेगस का, जो कि एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। वी कैन नॉट कंट्रोल दैट प्रोसेस। इनवॉलेंट्री एक्शन, रिदमिक मूवमेंट ऑफ द ईसोफेगस और द फूड पाइप व्हेन वी swallow द फूड, वो क्या कहलाएगा? पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, उसके थ्रू ईसोफेगस से होता हुआ खाना अब कहाँ पहुंच चुका है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, विच इज स्टमक। यहां से खाना आया और अब स्टमक में आ चुका है। ठीक, अब ये जो स्टमक है इसमें जो इसकी एपिथेलियम है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक
ग्लैंड्स जो क्या सिक्रीट करेंगे, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस और HCl। ये जो पेप्सिन है ये एक्चुअली में तो पेप्सिनोजन की फॉर्म में आता है। पेप्सिनोजन क्या है, एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, इनएक्टिव है अभी ये एक्टिव होगा ओनली व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द HCl। तो जब ये HCl के साथ प्रेजेंट होगा अब ये कहलाएगा पेप्सिन, और ये मेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का इसका काम होगा पेप्सिन का। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, म्यूकस सिक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल्स। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, जगह पे प्रेजेंट है, क्योंकि HCl एक काफी पोटेंशियल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा, वॉल ऑफ द स्टमक को खराब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और वो चीज तो हमें चाहिए नहीं। तो क्या होगा, म्यूकस क्या कर लेगा, एक लेयर बना के रखेगा एपिथेलियम पे, जिसकी वजह से HCl का हार्मफुल एक्शन नहीं हो पाएगा स्टमक की वॉल पे। ठीक है, तो HCl, पेप्सिन और म्यूकस ये सिक्रीट होंगे इनसाइड द स्टमक। अब इन तीनों का अलग अलग एक्शन है। जैसे अभी हमने एक्शन पढ़ा, पेप्सिन का ये प्रोटीन डाइजेशन का काम करेगा, HCl का काम एक तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का है, दूसरा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है, और इट ऑल्सो हैज अ जर्मिसाइडल एक्शन। जर्मिसाइडल मतलब ये क्या करेगा, फूड में जो रह गए जर्म्स जो सलाइवा से किल नहीं हुए वो आके यहाँ किल हो जाएंगे, तो ये जर्म्स को अगर फूड में कोई है, माइक्रोब है, उसको किल करने का काम करेगा, जर्मिसाइडल एक्शन होगा। और तीसरा म्यूकस, इट विल प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl। ठीक है, यहां से ये फूड मूव करेगा टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। अब इस इंटेस्टाइन में हम इंटेस्टाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉडर है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे तो नैरो है लेकिन काफी लॉन्ग है। ठीक है, तो यहां से एकदम से जो स्टार्ट होगा पार्ट, ये जो स्ट्रक्चर ऐसे कर्व होके आया है, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। यहां पे इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये तो है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, जो अंदर ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, कॉइल्ड फॉर्म में काफी। पूरे ऐसे पैक्ड है, और उसका एक पार्ट आके इसमें यूनाइट करता है और फिर एक्सटेंड कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, तो यहाँ पे जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, पूरा तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, वो फूड कैसी नेचर का है, अभी एसिडिक नेचर है। वो फूड कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से थ्री पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, लार्ज का क्या क्या होंगे, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में है सीकम, कोलन, रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में ये एकदम से जो ब्रॉडर पार्ट स्टार्ट होता है, दिस एरिया इज सीकम, और यहीं पे एक छोटा सा ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, जो हमारे में वेस्टिजियल है, फंक्शनल नहीं होता। अपेंडिक्स यहाँ पे है ये। ठीक है, फूड का सिनेरियो देखते हैं कैसे कैसे आएगा।
सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड विल एंटर इनटू द ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम में यहां पेनक्रियाज और यहां पे लिवर एसोसिएटेड है। इस तरह से ये दो ग्लैंड्स कहां पे अपने सिक्रीशन को डालेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। फूड कहां से आया? पार्शियली डाइजेस्टेड स्टमक से आया। उसके अंदर सभी बायोमोलिक्यूल हैं लेकिन अभी पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में है। वो फूड एंटर करेगा, एसिडिक कंडीशन में ही था, एसिडिक कंडीशन का फूड एंटर करेगा ड्यूडेनम में। इधर लिवर है, लिवर ने बनाया बाइल और ये बाइल स्टोर हुआ कहां पे? एक और स्ट्रक्चर में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। बाइल बना लिवर में लेकिन स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से ये स्टोर्ड बाइल और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूसेस कहां पे आएंगे? ये यहां से इधर जाएगा और पेनक्रियाज के जूसेस यहां पे आएंगे। यानी ड्यूडेनम विल रिसीव द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक, पेनक्रिएटिक जूसेस फ्रॉम द पेनक्रियाज, पेनक्रिएटिक जूसेस कंटेन पेनक्रिएटिक एंजाइम्स, ठीक है, और बाइल फ्रॉम द लिवर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये सब कुछ किसने रिसीव किया? ड्यूडेनम ने, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ने। और यहां पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट होगा जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो होता है ड्यूडेनम में और उसका एब्जॉर्प्शन होता है यहां पे। फूड की बात चल रही है ये। डाइजेशन ऑफ फूड होगा कंप्लीट जाके ड्यूडेनम पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में और जेजुनम और इलियम में उसी डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। इसका मतलब इन वाले पार्ट्स में जो अंदर की वॉल है इंटेस्टाइन की, दैट इज ब्रश बॉर्डर, वो विलाई माइक्रोविलाई वाली हो जाती है जिसका सरफेस एरिया बढ़ा रहता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का रेट मैक्सिमाइज हो जाएगा वहां पे। उसके बाद यहां से आगे की तरफ फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां से फूड ऐसे गया, इसके अंदर मूव करेगा पूरे में। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद ये फूड पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पोर्शन असेंडिंग, ये पोर्शन ट्रांसवर्स और ये पोर्शन डिसेंडिंग है। ये पूरा एरिया कोलन कहलाता है। हमने बोला लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलन, रेक्टम 3 पार्ट्स हैं। सीकम तो जस्ट ये यहाँ का इमीडिएट पोर्शन है। सीकम एक ब्रॉडर सा पोर्शन है जो बिल्कुल जंक्शन पे है वहां। उसके बाद पूरा स्टार्ट होता है कोलन, ठीक। तो ये कैसा है? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। लास्ट में जाके जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो स्टोर हो जाएगा रेक्टम में। दिस पोर्शन इज रेक्टम। ये क्या है? सारा कोलन। और कोलन में क्या हो रहा है? फूड जैसे जैसे मूव ऐसे करेगा। इसी कोलन में तो एस्चेरिचिया कोलाई है, यूजफुल बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन में रहता है ना हमारी, जो फ्रेंड बैक्टीरिया हमारा नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, ठीक। तो वो प्रेजेंट होगा। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ फूड इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा और अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड फूड विल बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम इन द रेक्टम और फिर वहां से एलिमिनेट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन थ्रू दिस एनल ओपनिंग, ठीक है। ये डाइजेशन कंप्लीट होता है ऐसे। अब यहाँ पे कुछ चीजें थी, ये इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे लिवर, लिवर ने क्या बनाया? बाइल। स्टोर कहाँ हो गया? गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब इस बाइल के फंक्शंस क्या है? यस, मेक्स द मीडियम एल्केलाइन। जो ऊपर से एसिडिक फूड आया था, एसिडिक फूड क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। CHYME, काइम। एसिडिक फूड CHYME, वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक नेचर का फूड था जो एंटर करा स्टमक में से, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो काइम है। अब उस एसिडिक फूड पे पेप्सिन ने तो ऊपर एक्ट कर लिया, यहां से ट्रिप्सिन आना है, वो एक्ट नहीं करेगा, उसको माहौल चाहिए एल्कलाइन। तो ये एसिडिक फूड जो है एल्कलाइन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल,
ठीक है, और बाइल का एक्शन क्या होगा? breaks into small droplets इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, सो दैट आगे जो एंजाइम है लाइपेज वो उस लिपिड्स को यानी उस फैट मटेरियल को अच्छे से ब्रेक डाउन कर सके, क्योंकि बड़े फैट ग्लोब्यूल पे लाइपेज एक्ट नहीं करेगा, उसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में और उसके ऊपर जाके लाइपेज का एक्शन होगा। तो यहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और एल्कलाइन मीडियम बनाने का रोल ये दो प्ले करता है कौन? बाइल जूस। ठीक है, पेनक्रियास क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। अरे ऐसे मत कहो, जूस दे रहा है, बांट रहा है जूस, जूस वाले भैया है। पेनक्रिएटिक जूस आएगा यहां से, दैट कंटेन्स, पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या होगा? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन काम करेगा केवल अल्कलाइन मीडियम में, इसीलिए बाइल आया। दूसरा, इसके पास होगा पेनक्रिएटिक अमाइलेज। यस, ये कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। पेनक्रिएटिक लाइपेज हेल्प्स इन ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, बट वो लिपिड पहले छोटे छोटे साइज में टूटना चाहिए। जो कौन काम करेगा उसको ऐसे तोड़ने का? बाइल जूस। तो एक बार स्टार्टिंग से रिकैप पे आ जाते हैं। फूड, ऐसे तुमने टुकड़ा तोड़ा, निवाला तोड़ा, एनगल्फ किया, होलोजोइक हो आप, अपने फूड का इनटेक किया। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ टीथ आपने उसको ग्राइंड किया, मेस्टिकेट किया, है ना, च्यू किया। च्यू करने के बाद हमारे पास अलग अलग टाइप के टीथ हैं, हमने विद द हेल्प ऑफ सलाइवा उसको मॉइस्ट बना लिया। मॉइस्ट बना के बकल कैविटी से फूड कहाँ गया? ईसोफेगस में, बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। इनवॉलंटरी एक्शन, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट एक्शन। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस होते होते फूड कहाँ पहुंच गया? स्टमक में। स्टमक में जाने पे फूड को क्या क्या चीजें मिली? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। यूं तो बहुत दो चीजें और भी हैं, अमाइलेज और लाइपेज भी है इन वेरी लेस अमाउंट। तो एंजाइम तो सारे हैं उसमें और भी हैं, बट हम जो मेन गैस्ट्रिक जूस में पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं। आप अमाइलेज लाइपेज भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट वेयर? इन द स्टमक। गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक के लिए आ रहा है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ है? स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट है। इनका काम क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कराना होगा। गैस्ट्रिक जूस क्या कराएगा? डाइजेशन ऑफ द फूड कराएगा। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में ऐसी क्या चीज है जो जर्मीसाइडल एक्शन रखती है? HCl, जर्मीसाइडल, टू किल जर्म्स। ठीक है, जहां भी वर्ड साइड आ रहा है, टू किल, इसका मतलब किल करना। तो जर्मीसाइडल एक्शन HCl का होगा, प्रोटेक्टिव एक्शन म्यूकस का होगा, प्रोटीन डाइजेशन का एक्शन किसका होगा? पेप्सिन का होगा। स्टार्च का डाइजेशन ऑलरेडी स्टार्ट होके आया हुआ है माउथ से, बाकी यहाँ पे होता है, और कंप्लीट डाइजेशन होगा जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, दिस एसिडिक पार्शियली डाइजेस्टेड और सेमी डाइजेस्टेड फूड विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ड्यूडेनम पोर्शन। दिस ड्यूडेनम विल रिसीव the food from stomach, pancreatic juices from the pancreas and bile from the gallbladder which was produced by the liver. ठीक है, ये सब चीजें जब एक साथ मिलेंगी then complete digestion of food will take place. ठीक है, after this the food will enter into the jejunum ileum portion of the small intestine and the area of jejunum and ileum is like this, internally folded सरफेस होता है, वहां की सेल जो बना के रखती हैं वो कहलाता है आपका विलाई, माइक्रोविलाई एपिथेलियम जो होता है ना, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम।
यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन होना है, तो जो डाइजेस्टेड फूड था ड्यूडेनम में, अब वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। एब्जॉर्ब हुआ तो आप अल्टीमेटली ऐसे सोच लो, अगर ग्लूकोज मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए, और वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्हीं यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, इधर यहाँ पर है ब्लड स्ट्रीम, ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके इधर से ब्लड में जाएगा खाना खाने के बाद, इसीलिए तो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ से एब्जॉर्प्शन, और इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बाय द सेल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इज नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, फिर वहां रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी आ जाएगी, तो वो कहलाएगा एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। देन वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टोरेज होगा रेक्टम में, और फिर एलिमिनेशन हो जाएगा एनल ओपनिंग के थ्रू। प्रोसेस का नाम आ जाएगा इजेशन। ये कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स, थोड़ा सा पोर्शन है प्लांट्स का। एरेज कर दो, सब नोट कर लिया। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ फॉर्मेशन होती है। एक सिंथेसिस का प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, जहां पर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैप्चर होती है? कैप्चर होती है लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, जो ग्रीन प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया है दोनों, ये प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, यानी ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भी, ये सब चीजें होंगी तब जाके फूड बन जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज photosynthesis. Leaves are the site, or we can say main site of photosynthesis. ठीक है, एक प्लांट है इस तरह से, ये सनलाइट कैप्चर करेगा। वाटर इसको कहाँ से मिला? सॉइल से। सॉइल है, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? मिनरल्स हैं, वाटर है, एटमॉस्फेयर में CO2 है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोफिल इसके खुद के पास है, लीफ में प्रेजेंट है।
तो यही तो चीजें चाहिए। CO2 मिला एनवायरमेंट से, CO2 इसने कहाँ से कैप्चर करी? एनवायरमेंट से। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया? सॉइल से। सनलाइट, सन से। और क्लोरोफिल इट हैज इनसाइड द लीव्स, और जो यंग ग्रीन स्टेम होते हैं उनमें भी। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दे हैव अ स्पेशल पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। तो ये सारी चीजें जब मिलेंगी तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, इसी को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं। ये एक लीफ है, ठीक। लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि यही फूड बनाने का काम कर रही है। दिस इज द अपर सरफेस ऑफ द लीफ एंड देन लोअर साइड पे लोअर सरफेस है। लोअर सरफेस ऑफ द लीफ बियर्स वेरी माइन्यूट पोर्स और होल लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज स्टोमेटा। तो जो लोअर साइड है उसके ऊपर क्या होता है? हैव स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? टाइनी होल्स हैं, पोर्स हैं, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है और वाटर एवापोरेट भी होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन भी होता है। दो चीजों के लिए ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, वन फॉर गैसेस एक्सचेंज, अनदर फॉर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अपर साइड पे डाइकॉट प्लांट्स में इनका नंबर नहीं होता, बहुत कम या फिर एब्सेंट होता है, और मोनोकॉट लीफ के ऊपर दोनों साइड पे स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा हो गया गैसेस एक्सचेंज के लिए, यानी O2 CO2 का जो आना जाना होगा वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। रूट्स के थ्रू इन्होंने, इस प्लांट ने क्या एब्जॉर्ब किया? वाटर को एब्जॉर्ब किया। वाटर का मूवमेंट रूट से बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट तक कैसे हुआ? किसने किया? वाटर का मूवमेंट इनसाइड द प्लांट कौन से टिश्यू के थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, तो जाइलम ने पानी पहुंचा दिया जहां जहां जाना था। अब इसका अगर हम एक सेक्शन देखें ऐसे कट करके, तो ये कुछ ऐसे होता है। दिस इज द अपर सरफेस, अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, देन वी हैव द लोअर एपिडर्मिस, और इस लोअर एपिडर्मिस पे ये गार्ड सेल्स हैं स्टोमेटा की। यही गार्ड सेल्स क्या करेंगी? ओपनिंग क्लोजिंग को गार्ड करती हैं ताकि यहां से ट्रांसपिरेशन और गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाए। ठीक, इसके बीच में यहां वेस्कुलर सिस्टम है यानी जाइलम फ्लोएम। उसके अलावा यहां पे सेल्स ना अरेंज होती हैं एक स्पेशल मैनर में। इन सेल्स का नाम है बेटा मीजोफिल। ये जो पूरा पूरा टिश्यू होता है ये मीजोफिल टिश्यू कहलाता है। पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं ये। एंड इसके ऊपर यहाँ पे क्यूटिकल है, वैक्सी कोटिंग। दिस इज अपर एपिडर्मिस, यहां से यहां तक दिस वन इज मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी ग्राउंड टिश्यू है, फिलिंग टिश्यू है, वो क्या है? मीजोफिल है। और मीजोफिल इज द रियल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ की ये जो हर एक सेल है ये वाली, ये फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, तो मीजोफिल क्या है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू है लीफ का। एपिडर्मिस ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, यहां जो होगा ये मीजोफिल टिश्यू, ये करेगा फोटोसिंथेसिस। ये है लोअर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज स्टोमेटा। दिस इज स्टोमा। सिंगल है तो स्टोमा, प्लूरल के लिए हम स्टोमेटा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो वाटर यहां बीच में वेस्कुलर सिस्टम है, वाटर पहुंच चुका है सेल्स के पास, यहां से CO2 पहुंच चुकी है। इन सेल में अपने पास क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, और सनलाइट इन्होंने कैप्चर करी है, वही क्लोरोफिल कैप्चर करेगा फोटोन्स को। तो कुल मिला के हमको अल्टीमेटली इन्हीं सेल्स में क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो भी, फिर इरेज करूंगी।
यहाँ जाइलम फ्लोएम है ये। ये एक जो मीजोफिल है, उस एक मीजोफिल सेल को अगर ड्रॉ करेंगे, उस एक मीजोफिल सेल के अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन, ये डॉट डॉट्स बना के दिखाई है ना, क्लोरोप्लास्ट है। अब हम यहाँ पे जस्ट लेके चल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर इस तरह से ग्रेना होगा, ये एक और ग्रेना, ग्रेना आपस में कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। जो इसका बाकी ये स्पेस है, दिस इज फिल्ड बाय अ मैट्रिक्स, जिसको कहेंगे स्ट्रोमा। उसके अलावा इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ये सेमी ऑटोनोमस या सेल्फ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। दिस वन इज स्ट्रोमा। ये पूरा पोर्शन क्या है, ग्रैनम। और ग्रैनम की एक यूनिट क्या है, थाइलेकॉइड। इस थाइलेकॉइड के अंदर प्लेस्ड होता है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे होगा क्लोरोफिल। प्लांट पे लीव्स है, लीव्स के अंदर जो टिश्यू है वहां मीजोफिल है, मीजोफिल की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट है, स्टैक्स हैं, ग्रेनम है, ग्रेनम का इंडिविजुअल पार्ट थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल है, ठीक है। ये क्लोरोफिल फोटोन्स को कैप्चर कर रहा है, लाइट एनर्जी को। इसने लाइट एनर्जी कैप्चर करी, उस लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जो वाटर यहां था उसका ब्रेकडाउन हुआ, उस वाटर के टूटने से बेटा ऑक्सीजन लिबरेट होगी। ऐसा नहीं होता कि ये जो CO2 है, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, की पौधे ने CO2 ली और उसी CO2 में से तोड़ के ऑक्सीजन बाहर निकाल दी। वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में। तो पानी का ब्रेकडाउन लाइट की प्रेजेंस में होगा, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस में वाटर विल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वहां पे लिबरेट हो जाएंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और नेसेंट ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन फिर इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाती है। तभी हम कह रहे हैं कि प्लांट्स जो क्या है, ये ऑक्सीजनेट करते हैं हमारी एयर को, प्योरीफाई करते हैं, इस तरीके से करते हैं। जो CO2 थी एटमॉस्फेयर से ली हुई, वो CO2 यहाँ इस जगह पे बाहर, यहां से एनर्जी बन के आएगी ATP की फॉर्म में, ATP बन के आएगी, रिड्यूसिंग पावर्स बन के आएंगी, CO2 यहाँ पे है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये सब कुछ फिक्स होके यहीं बन जाएगा ग्लूकोज, यानी फूड, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके।